चलिए बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक में कई मुद्दों को रखा। मुख्यमंत्री ने सरना आदिवासी धर्म कोड पर केंद्र सरकार से विचार करने की मांग की है। झारखंड सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव को सरकार को भेजा है। इसके साथ यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के साथ बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की मांग की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्तिकरण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। इसके साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी सशक्त करने पर जोर देने की बात कही गई। कृषि कानून के विरोध में हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। इसमें कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज में कृषि कानून का विरोध करते देखे गए। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद भी ट्रैक्टर रैली में शामिल हुई। विधायक अंबा प्रसाद से हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने बात की। कृषि कानून के खिलाफ और किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में आज हजारीबाग में किसान रैली है, ट्रैक्टर रैली है कांग्रेस का। और इसको लेकर देखिए अलग अलग अंदाज में आज हजारीबाग में लोग दिख रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता देखिए, ये हमारे साथ बड़कागांव की विधायक है अंबा प्रसाद। क्या कुछ है इस अंदाज के पीछे का कारण? देखिए, ये किसान हमारे अन्नदाता हैं, सब खाना खाते हैं। उनके ही दया से हम लोग, चाहे मंत्री संतरी प्रधानमंत्री अरबपति जो भी हो, उनके ही दया से खाना खाते हैं। और उन प्रधानमंत्री उनके खिलाफ काला कानून बनाते हैं। तो ये सब कुछ दिखाया है कि ये देखो, ये सब जो हम है, ये सारा अन्नदाता हमारे किसान का उपज है। और जब भी आप खाना खाओ तो ये सब जब देखो तो ये ट्रैक्टर को ज़रूर याद रखना। ये जो मैंने सब्जियां लगाई हैं, जो फल लगाए हैं, उसको ज़रूर याद रखना खाने से पहले कि एक आंदोलन चला था किसान ये 3 काला कानून वापस लेने के लिए। तो खाने से पहले ये याद आए, इसलिए मैं ये सब लगाई हूँ। जो आज ट्रैक्टर रैली है उसमें लग रहा है, हम लोग को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी है। तो क्या इसको लेकर कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह का कांग्रेस का? देखिए, आप इसको किस रूप से देखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये पूरी तरह से किसानों के समर्थन में ये 3 काला कानून वापस लेने के लिए, ताकि केंद्र सरकार इसको 3 काला कानून वापस ले और हमारे जो 70 शहीद किसान जो हुए हैं, उनका जो शहीद हुए हैं वो व्यर्थ नहीं जाए, उसके लिए हम लोग पूरा ताकत लगा के इसमें आगे। निश्चित रूप से ये है बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद और इनका जो ट्रैक्टर है उसके अंदर सब्जी, और ये जो बता रहा है कि ये किसानों के हितैषी हैं और किसान के जो आंदोलन चल रहे हैं उनके समर्थन में इतना बड़ा अभियान है। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि इस ट्रैक्टर रैली के बाद केंद्र की सरकार कितना झुकती है और कितना इस कानून को वापस लेती है या फिर नहीं ले पाती है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। इधर कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली को लेकर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस किसानों की हितैषी है तो पिछली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को फिर से लागू करे। दीपक प्रकाश से बातचीत की अमितेश ने। अधिकारियों की बैठक दिल्ली में हो रही है। बात करते हैं झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश से। सर, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया है, आपको भी आमंत्रण मिला है। क्या एजेंडा होने वाला है इस बैठक का? देखिए, इस प्रकार की बैठकों में संगठनात्मक विश्लेषण के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों की योजना बनती है और बड़े नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है, जिसके माध्यम से एक नई ऊर्जा लेकर के हम सब लोग और बेहतर काम करने का संकल्प लेते हैं। रैली का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया है, हजारीबाग में बड़ी रैली भी हुई है। कांग्रेस किसानों के खिलाफ हमेशा अपने नीतिगत फैसले से किसानों को अन्याय करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। और कांग्रेस आज वहाँ ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। सच में थोड़ा सा भी उनके मन में किसानों के प्रति हमदर्दी है तो पिछली सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं किसानों के लिए लागू की गई थी, जैसे प्रति एकड़ 5,000 रुपये जो पिछली सरकार ने दिया था, ऋण माफ़ी की बात इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था 2 लाख रुपये का, आज उसका वो घोषणा करें तब वास्तव में समझ में आएगा कि किसानों के हितैषी हैं, नहीं तो ये नटवर लाल की तरह ट्रैक्टर चलाते ही रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर पाकुड़ में पदस्थापित रेंजर अनिल कुमार को झारखंड सरकार की तरफ से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का पत्र भेजा गया है। पत्र प्राप्ति के 1 महीने के भीतर स्पष्टीकरण की डिमांड की गई है। हाल के दिनों में अनिल कुमार ने वन माफिया और कोयला माफिया पर कई कार्रवाई की, लेकिन जब उन्होंने डीएफओ के खाली पद को लेकर कोर्ट में याचिका दी
तो उन पर जबरन रिटायरमेंट का दबाव बनाया जा रहा है। पत्र के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन। में रेंजर अनिल कुमार सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पत्र प्राप्त हुआ है और उस पत्र के साथ ही 1 महीना के अंदर इन्हें स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि क्यों नहीं आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जाए। अनिल कुमार सिंह ने एक जनहित याचिका दायर किया था और जिसमें इन्होंने कहा था कि पाकुड़ में डीएफओ की पोस्टिंग नहीं होने की वजह से कई तरह के काम कार्य बाधित हो रहे हैं, खास करके जो मजदूर काम कर रहा है वन विभाग में उनको पेमेंट नहीं हो रही थी और उनको लेकर के यह वहां पर जनहित याचिका दायर किए थे और उसके बाद यहाँ पर डीएफओ की पोस्टिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद इनके ऊपर एक कमेटी गठन किया गया और कमेटी की अनुशंसा हुआ है कि इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि अनिल कुमार सिंह पाकुड़ में आने के बाद ऊंट के 2 बड़े खेप को पकड़े हैं और इसके बाद जो विदाउट ट्रांजिट परमिट कोयला की जो ट्रकें चलती थी, मालगाड़ी चलती थी, उनको जब्त किया था। 70 मालगाड़ी का एक रैक को जब्त किया था और उसमें तत्काल जो है कोल कंपनी को 47 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजिट परमिट जमा किया था और उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ा गया था। इसके साथ ही जो कोयला की परिवहन हो रही थी उसमें ट्रांजिट परमिट नहीं लिया जा रहा था। इनके कार्रवाई के बाद 8 से 10 ट्रक पकड़े थे कोयला के और जो अवैध कोयला की ट्रक है उसमें लगभग 15 ट्रक पकड़े थे और उसके बाद ये ट्रांजिट परमिट पूरा लिया जा रहा है। और साथ ही जो वन माफिया थे, जो वन को काटते थे, उस पर भी काफ़ी अंकुश लगाए थे और खास करके जो ऊंट का मामला है उस मामला कई राजनेता से जुड़े हुए हैं और इसके बाद जब इन्होंने इसका खुलासा कर दिया है और अब इनके पास एक बड़ी समस्या हो गई है कि इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का पत्र मिला है और अब उस पत्र को लेकर के सोच रहे हैं कि इन्हें क्या किया जाए और स्पष्टीकरण देने के साथ ही अदालत की दरवाजा खटखटाने की मन बना रहे हैं। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। तो कई सवाल हैं। इसके बाद सवाल यह है कि क्या रेंजर को बनाया जा रहा है बलि का बकरा? सवाल यह है कि क्या रेंजर को मिल रही है ईमानदारी की सजा? सवाल यह भी है कि क्या नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है? चलिए बात पलामू टाइगर रिजर्व की, जहां बाघों के संरक्षण पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आज टाइगर प्रोजेक्ट में बाघों की संख्या 0 हो गई है। ऐसा ही कुछ हाल है लातेहार के बेतला नेशनल पार्क का। सवाल है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद अगर बाघों की संख्या 0 है तो फिर पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं? एक 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला पलामू टाइगर रिजर्व। कभी यहां पर 50 की संख्या में बाघ हुआ करते थे, लेकिन 1974 से अब तक बाघों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। 50 बाघों वाला टाइगर रिजर्व आज बाघ विहीन हो चुका है। साल दर साल यहां बाघों की संख्या घटती गई। 1974 में 50 बाघ थे, 2005 में बाघों की संख्या 38 हो गई, 2010 में बाघों की संख्या 6 रह गई, जो 2018 में 0 हो गई और आज यानी 2021 में पलामू टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं है। क्षेत्र बाघ के लिए जाना जाता है और झारखंड में ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है और हमारे यहाँ दूसरा टाइगर रिजर्व नहीं है और अभी जो बाघों का पॉपुलेशन है वो बिल्कुल घट गया, लगभग 0 के पास चला गया है। 2019 में जरूर ये दावा किया गया यहाँ 2 बाघ और बाघिन देखे गए हैं और फरवरी 2020 में बेतला में एक बाघिन का शव भी पाया गया, लेकिन इसके बाद से यहाँ कोई बाघ नहीं देखा गया। अभी जो बाघ जो मरा है इससे पहले करीब समझते हैं जनवरी फरवरी तक दिखाई पड़ा है। जनवरी फरवरी के बाद में फिर इधर तो कुछ दिन के लिए पार्क ही बंद हो गया कोरोना काल में, फिर इधर दिखाई नहीं पड़ा। आश्चर्य की बात है कि बिना बाघ वाले पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बाघों के संरक्षण के लिए पलामू टाइगर रिजर्व को 7 जोन में बांटा गया है। इन रेंजों की देखभाल का जिम्मा विशेष अधिकारियों और वन कर्मियों पर है। एक डायरेक्टर के अधीन 2 जोन के डीएफओ, कोर और बफर एरिया के लिए 7 अलग अलग क्षेत्रों के लिए 7 रेंजर्स की विशेष नियुक्ति है। 120 फॉरेस्टर्स भी तैनात हैं। अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूम कर बाघों के ट्रैक करने के लिए 300 ट्रैकरों को अनुबंध पर रखा गया है।
इन ट्रैकरों का मानदेय 2,88,000 रुपए प्रति माह है। 6 लाख प्रति टावर की लागत से 94 वॉच टावर भी बनाए गए। इन टावरों पर 5,64,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इन टावरों पर 3 पाली में निगरानी करने के लिए 437 अतिरिक्त ट्रैकरों को रखा गया है। उन्हें भी मजदूरी दी जाती है। मतलब उस टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के नाम पर ये स्थिति को जब जायजा लिया गया, इसका जब असेसमेंट किया गया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से आदमी का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बाघ नहीं रह पा रहा है। पलामू के टाइगर रिजर्व से बाघों के गायब होने के पीछे और पलामू से बड़ी खबर है, जहां गैस गोदाम में आग लग गई है और आग में 5 लोग झुलस गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं पलामू से, जहां गैस गोदाम में आग लगी है और इस आग की चपेट में 5 लोग आ गए जो बुरी तरह से झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। पाटन थाने के सखोई गांव की यह घटना है। इधर सरायकेला में संचालित कौशल विकास केंद्र अब मनमाने तरीके से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण नहीं दे सकेंगे। उन्हें प्रशासन की ओर से चयनित ट्रेडों में ही बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना होगा। विभिन्न ट्रेडों में 770 युवाओं को ट्रेनिंग मिली, लेकिन उसमें से आधे को अब तक रोजगार नहीं मिला। और इस बीच इंडस्ट्रियल डिमांड और रोजगार देने वाले ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए नई पहल शुरू की गई है। जिला प्रशासन, औद्योगिक संगठन और कौशल विकास केंद्र की ओर से संयुक्त बैठक में 10 ट्रेडों का चयन किया गया और इसके आधार पर डाटाबेस बनाया जाएगा। युवाओं को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। औद्योगिक संगठन एशिया के सचिव ने प्रशासन की पहल की सराहना की। में तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए वेल्डिंग जो ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले, जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले जितने अभ्यर्थी हैं, उन लोगों में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनका डेटाबेस हम लोग रेडी करके रखेंगे, ताकि आइडा क्षेत्र के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या कोई दूसरे राज्य के भी अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, तो वो उस डेटाबेस को एक्सेस करते हुए संपर्क सूत्र के बेसिस पे लोगों को कांटेक्ट करेंगे और उनको एम्प्लॉयबल बना देंगे। सबसे ज्यादा जो बेहतर ये रहेगा कि जो लोकल नीड है, हमारी जो अपनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग देंगे तो लोगों को रोजगार तुरंत मिल जाएगा। रोजगार के लिए पहले क्या हो रहा था कि ट्रेनिंग करने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा था, भटकना पड़ रहा था। तो अब है कि एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दिया गया है, उनको तुरंत एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, ये सबसे बेहतर। कोविड संक्रमण का खतरा भले कम हुआ हो, लेकिन ये अभी पूरी तरह से खत्म नहीं है और ऐसे में अभी भी सावधानी बरती जा रही है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किया जा रहा है। साथ ही मास्क के साथ सैनिटाइजेशन का भी काम बेहतर तरीके से चल रहा है। एयरपोर्ट पहुंचे यात्री भी कोविड से बचाव को लेकर किए जा रहे काम का पूरी तरह से पालन करते हैं। एयरपोर्ट का जायजा लिया है ओम प्रकाश ने। कोविड को लेकर तमाम तरह के एहतियात अब भी बरते जा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी अभी भले कम हुई हो लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, जिस वजह से उसका असर जो है वो एयरपोर्ट पर भी दिख रहा है। और साफ तौर से यहाँ पर अगर बात की जाए तो कोविड कैंप भी लगाया जा रहा है, जिससे कि स्वाब का टेस्टिंग किया जा रहा है। वहीं पर सैनिटाइजेशन वगैरह तमाम तरह के इंतजामात जो हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। तमाम जो कोविड गाइडलाइन का अनुपालन है वो भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। जो ये स्थिति है वो फिलहाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मैम, यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोविड को लेकर अभी भी एहतियात बरते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी मास्क वगैरह लगा रखा, अभी सैनिटाइजेशन भी सब कुछ ठीक लगा? हाँ ठीक है, सिक्योरिटी है, लोग देख भी रहे हैं कि दूरी बनाए रखें। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं कोविड का अभी भी जो है क्योंकि खतरा टला नहीं? खतरा टला नहीं है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जो भी किया जा रहा है काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। आगे देखते हैं, अगर ये खतरा टल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो साफ तौर से प्रशासन की तरफ से या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो यहाँ पर गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जा रहा है, तो वहीं यात्री भी इस अनुपालन में भागीदारी दे रहे हैं, वो भी अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, जिस वजह से अभी भी कोविड का कहर जो है उसे ख़त्म करने के लिए उससे जो लड़ाई है वो साफ तौर से अभी भी जारी है। सहयोगी संजीव तिवारी के साथ न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। चलिए, साहिबगंज सदर अस्पताल का हाल क्या है हम आपको बता रहे हैं। एक भी हड्डी रोग विशेषज्ञ वहां मौजूद नहीं है और इसका सीधा असर विकलांगों के इलाज पर पड़ता है। वहीं इसकी वजह से विकलांग बोर्ड की बैठक नहीं हो पाती।
इसके साथ ही विकलांगों के स्वास्थ्य की भी जांच नहीं होती और वे विकलांगता प्रमाण पत्र से वंचित रह जाते हैं। अब उपायुक्त ने समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। जानकारी दे रहे हैं निशांत कुमार। जिला में कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का पोस्टिंग नहीं है, तो पास के जिलों से गोड्डा या पाकुड़ से हम लोग एक दिन के लिए डिप्यूट कराते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे पाकुड़ डीसी से कि वो हमको ऑर्थोपेडिक एक दिन सैटरडे को दे दें, जिससे कि हम लोग जितने भी पेंडिंग सर्टिफिकेट्स है वो इशू कर सकें। जिले में एक भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है, लिहाजा इनकी परेशानी जो है वो विकलांगों पर देखी जाती है। जो विकलांग लोग हैं, जो विकलांग क्लास के लोग हैं, वो उनका जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं होने से विकलांग बोर्ड की बैठक नहीं हो पाती है, और विकलांग बोर्ड की जब बैठक नहीं होती है तो इन विकलांग को प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। विकलांग को प्रमाण पत्र नहीं मिलने से जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं। हालांकि कई बार विकलांग की ओर से शिविर लगाने का प्रशासन की ओर से भरोसा दिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का नहीं होना है। अब अस्पताल प्रबंधन को इसके लिए बगल के जिला पाकुड़ पर निर्भर रहना पड़ता है, और इसके बाद ही जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बुलाया जाता है और वहाँ पे विकलांग बोर्ड की बैठक कर जो विकलांग होते हैं उनकी जांच की जाती है। तो निश्चित रूप से कह लें कि जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर नहीं होने से सीधा असर विकलांगों पर पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन को ऐसे जो डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर के नियुक्ति के बारे में भी सरकार को जगाना चाहिए। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। कोरोना काल में करीब 1 साल से बंद निजी स्कूलों के संचालक ने सरकार से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया है। निजी स्कूलों के प्राचार्यों ने 22 फरवरी से 8वीं, 9वीं और 11वीं और 1 मार्च से कक्षा 6 और 7, जबकि 1 अप्रैल से केजी से 5वीं तक की क्लास शुरू करने की सरकार से इजाजत मांगी है। सरकार से जैसे ही इजाजत मिलती है, इसके बाद स्कूल संचालक सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक निजी स्कूल खोलने की तैयारी में है। ये हम लोग का सजेशन हम लोग दिया है, बट 1 साल से ऐसे बंद पड़ा हुआ है। बहुत नुकसान बच्चा लोगों का हुआ है। स्कूल का भी नहीं, बेसिकली बच्चा लोगों का फंडामेंटल कुछ उन लोग मिसिंग हो रहा है। उन लोगों का मैथमेटिक्स स्किल हो, लैंग्वेज स्किल हो, बहुत उन लोग का है, कुछ डिसेबिलिटी होगा। आगे लगातार खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।